Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we are doing our topic trade. ट्रेड में हम करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड. सबसे पहले ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन वन कंट्री एंड अनदर. वस्तुओं एवं सेवाओं का अपनी इच्छा से जब हम आदान प्रदान करते हैं तो उसको हम व्यापार बोलते हैं. व्यापार में आता है हमारे पास इंपोर्ट. इंपोर्ट क्या होता है? गुड्स बोट इनटू अ कंट्री. जब वस्तुओं को अपने देश में लाया जाता है उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट. एक्सपोर्ट किसको बोलते हैं? दोज सोल्ड टू अनदर कंट्री. जिसको अपने देश से दूसरे देश में भेजा जाता है जिस सामान को, उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं. उसके बाद हम ये एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें ट्रेड है. ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड 2 टाइप्स का होता है. इंटरनेशनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड में आ जाएगा होलसेल रेट और रिटेल. डोमेस्टिक ट्रेड जो होता है वो हमारा ये होता है जो देश के भीतर देश के विभिन्न भागों में जैसे कुछ सामान हम आदान प्रदान करते हैं तो उसको हम डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों की सीमाओं के आर पार जाकर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं. इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंट्रीपोर्ट ट्रेड. इंपोर्ट में अगर हम दूसरे देश से अपने देश में कोई सामान मंगवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्टेड. एक्सपोर्ट ट्रेड में अगर हम अपनी कंट्री से दूसरे देश में माल सप्लाई करते हैं उसको हम बोल देंगे एक्सपोर्ट ट्रेड. इंट्रीपोर्ट ट्रेड को हम बोलेंगे जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य के मतलब अपने ही जो देश है अपने ही कंट्री में वस्तुओं का और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं उसको हम इंट्रीपोर्ट ट्रेड बोलेंगे. अब हम करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है. इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 कंट्रीज़. 2 कंट्रीज़ के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना, उसको हम बोल देंगे इंटरनेशनल ट्रेड. दिस टाइप ऑफ ट्रेड गिव्स राइज टू अ वर्ल्ड इकोनॉमी इन विच प्राइजेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड आर अफेक्टेड बाय ग्लोबल इवेंट्स. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित है. इसमें आप ये एक डायग्राम बनाएंगे. यहाँ पे ये ए कोई भी कंट्री है, बी दूसरी कंट्री है. ए जो कंट्री है वो सामान प्रोड्यूस करती है तो फिर वो अपने सामान को इस बी कंट्री को बेचती है. बेचने के बाद इस कंट्री से हमें क्या मिलेगा? मनी मिलेगी. मनी किस कंट्री में आ जाएगी? जो ए कंट्री थी जिसने अपना सामान बी को दिया था और बी ने फिर मनी ए को दिया है. ये डायग्राम आप इसमें बनाएंगे. इसके बाद हम करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. प्राचीन काल में व्यापार स्थानीय स्तर पर ही किया जाता था क्योंकि वस्तुओं को अधिक दूर ले जाना संभव नहीं होता था. अधिकांश संसाधनों का प्रयोग भोजन एवं वस्त्र आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किया जाता था. एग्जाम्पल, प्राचीन काल में एक 60,000 किलोमीटर लंबा सिल्क रूट था जो रोम और चीन को जोड़ता था. इसके बाद 12वीं तथा 13वीं शताब्दी में समुद्री यातायात में वृद्धि हुई. यूरोप तथा एशिया के बीच व्यापार बढ़ा और अमेरिका की खोज हुई. 15वीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेश हुआ और अन्य वस्तुओं के व्यापार की वृद्धि के साथ साथ एक और अन्य व्यापार शुरू हुआ जिसे हम दास व्यापार बोलते हैं. दास व्यापार में ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ा जाता था और उनसे काम करवाया जाता था, मतलब उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे काम कराया जाता था. 1780 से 1820 के बीच औद्योगिक क्रांति के बाद इंटरनेशनल ट्रेड में एक नया मोड़ आया और अनाज, मांस और ऊन की मांग में वृद्धि हुई. इसके बाद 19वीं शताब्दी में प्राइमरी एक्टिविटीज़ है उनका महत्व कम हो गया और औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के ग्राहक बन गए. इसमें ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर गेट एंड WTO बना. जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद गेट और WTO की स्थापना हुई थी. जो गेट है ये टेम्परेरी था बट जो WTO था वो लीगल था. इंटरनेशनल ट्रेड हिस्ट्री में आप ये एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें पहले क्या होता था कि 2 मनुष्यों के बीच आदान प्रदान होता था. इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ अ रिच हिस्ट्री शेयरिंग विद इंटरनल सिस्टम. सेकंड में हमारा क्या आया? बार्टर वर रिप्लेस्ड बाय मटेरियलिज्म इन 16th एंड 17th सेंचुरी. उसके बाद द 18th सेंचुरी saw the shift towards liberalism. The 19th century saw the move towards professionalism. ब्रिटेन इंट्रोड्यूस फ्री ट्रेड इन मिड 19th सेंचुरी. ये डायग्राम आप हिस्ट्री इंटरनेशनल ट्रेड की जो हिस्ट्री है उसमें बनाएंगे. उसके बाद करेंगे हम बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इसका आप ये डायग्राम बनाएंगे. डिफरेंसेस नेशनल रिसोर्सेज, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्टर्ब्ड, मिनरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, पॉपुलेशन फैक्टर, जितने भी ये पॉइंट है ना इनको डिफाइन करते चलेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज.
इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था उसका मूलभूत आधार प्राकृतिक संसाधनों में विषमता है। जो प्रत्येक देश है उसकी जो क्लाइमेट है, लैंड एरिया है और जो फिज़िकल कंडीशंस है वो सारी अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो किसी भी व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि जो क्लाइमेट है, खनिज संपदा है, एग्रीकल्चर है, एनिमल्स हैं, हर चीज़ को वो इफ़ेक्ट करती है। मैदानी भाग जो है, लैंड एरिया, कृषि के लिए अनुकूल होते हैं, जबकि जो माउंटेनी एरिया, पहाड़ी एरिया जो होते हैं वो पर्यटक जिसे हम टूरिज़्म पैलेस बना देते हैं। इसके बाद हमारा रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्टर्ब्ड। इसमें हम लिखेंगे कि जो देश के विभिन्न उत्पाद हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जो वस्तु जिस देश में ज़्यादा होती है वो दूसरे से एक्सपोर्ट कर देते हैं या इंपोर्ट कर लेते हैं। मिनरल रिसोर्सेज में हमारा क्या आएगा, जो खनिज है वो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि विश्व स्तर पर वितरण बड़ा ही असमान है। खनिजों से जो उद्योग है वो व्यापार को ठोस आधार बनता है। इसके बाद हम करते हैं क्लाइमेट। जो क्लाइमेट है वो किसी भी वनस्पति या फिर जीवों को प्रभावित करती है, मानव जीवन पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। क्लाइमेट की जो डिफरेंस है उसी के कारण जो प्रोडक्शन होती है हमारी उसमें डिफरेंस मिलता है। जैसे चावल, रबड़, केला जो कि है उष्णकटिबंधीय जलवायु में ही पैदा होते हैं, जबकि जो गेहूँ और ऊन है वो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही होते हैं। अब करते हैं हम पॉपुलेशन फैक्टर। पॉपुलेशन फैक्टर में हमारा है कल्चरल फैक्टर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। कल्चरल फैक्टर में हमारा आ जाएगा जो विश्व है उसके जो कुछ विशिष्ट क्षेत्र हैं जिसमें कला और जो जैसे हाथ से बनाने वाली जो चीज़ें हैं ना उनका ज़्यादा चलन होता है। जिनकी जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं उनकी जो बाज़ार में मांग है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। चीन द्वारा उत्पादित उत्तम चीनी मिट्टी का बर्तन है, जो चीनी मिट्टी का बर्तन है वो चीन से एक्सपोर्ट किया जाता है, वो बहुत ही सफाई से बनाया जाता है। इसी तरीके से जो उत्तरी अफ्रीका है उसमें जो चमड़े का काम है वो हस्तशिल्प है, उसे भी बहुत सफाई के साथ किया जाता है। जापान में खिलौने तथा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनता है। इसके बाद है हमारा साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। साइज़ ऑफ पॉपुलेशन में हमारा आ जाएगा जैसे जहाँ अधिक जनसंख्या की जो डेंसिटी होती है उसमें देश के आंतरिक व्यापार अधिक होता है, परंतु जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो कम होता है। अगर किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उसका जैसे कृषि करते हैं वो जो खाद्यान्न हमें मिलेंगे वो उस देश में ही लग जाते हैं। जैसे हम जो कंट्री है, जैसे इंडिया में जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसमें जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो देश में ही कंज्यूम हो जाती है, क्योंकि वहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम करते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में जो वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है उसके लिए ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आधुनिक समय में जो जल, स्थल, वायु परिवहन साधनों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। जो भारी वस्तुएं हैं, लोह, अयस्क, कोयला, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं, मांस आदि सभी भागों में बहुत जल्दी पहुंचाए जा सकते हैं। जिन देशों में परिवहन की सुविधा अधिक उन्नत नहीं है उन देशों का जो विदेशी व्यापार है वो भी पिछड़ी अवस्था में है। इसके बाद करते हैं हम पॉलिटिकल रिलेशन। जिन देशों के आपस में जो राजनीतिक संबंध है वो अच्छे होते हैं उनका जो आपसी व्यापार है वो भी बहुत अच्छा होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट। स्वतंत्र व्यापार नीति किसी भी देश के जो व्यापार है उसको प्रोत्साहन देती है, जबकि नियंत्रण लगाने वाली नीति विदेशी व्यापार को नियंत्रित करती है। जैसे भारत ने तिलहन के जो निर्यात है उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे भारत से तिलहन का निर्यात बंद हो गया है। इसके बाद है हमारा बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी में हम बहुत से जो विकासशील देश हैं उसमें जो पूंजी है उसका अभाव होता है और वे देश विदेशी निवेश पर निर्भर करते हैं। जो विदेशी निवेश है उसकी सहायता से ये देश उद्योग स्थापित कर लेते हैं और कृषि तथा खनन में सुधार ले आते हैं। फेज़ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका जो फेज़ है वो व्यापार पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। कुछ देश के लोग होते हैं जो अभी भी कृषि तथा खनन आदि पर निर्भर, मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज़ पर ही डिपेंड हैं वो। जैसे एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज़ इसमें आती हैं। ये मुख्यतः कृषि तथा खनन से संबंधित कच्चा माल निर्यात करते हैं। कुछ देशों से में एक ही वस्तु के उत्पादन का निर्यात प्रभुत्व होता है, जैसे जाम्बिया में तांबा और युगांडा में कहवा के निर्यात से इन देशों को विदेशी मुद्रा का 90% से अधिक भाग प्राप्त होता है। ये जो डायग्राम है ये आप बना देंगे बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, ये ऐसे बनेगा।
अब हम करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें क्या होगा, फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए हमारे पास, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सारी सुविधाएं हमारे पास होनी चाहिए, मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड भी हमें मिलना चाहिए, जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं उतना ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ऐसे बैलेंस बना रहेगा तो जो हमारा व्यापार है उसमें हमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, बिजनेस प्लानिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। इसमें हम करते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या होता है। जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है उसमें सम्मिलित की गई वस्तुओं का जो वास्तविक मात्रा के आधार पर निश्चित किया जाता है, परंतु ये एक अच्छा सूचक नहीं माना गया है, क्योंकि किसी देश के व्यापार की गणना प्राय कुल मात्रा तथा आदान प्रदान की गई वस्तुओं के मूल्य द्वारा की जाती है, जिसको हम वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के अकॉर्डिंग नहीं पता लगा सकते। अब हम करते हैं बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग में हमारा होता है, बिजनेस प्लानिंग में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान सम्मिलित किया जाता है। इसमें सदा परिवर्तन होता रहता है। पिछले कुछ वर्षों में जो औद्योगिक उत्पाद है उसका महत्व बढ़ा है। इसी कारण 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो गेट है विनिर्माण का उद्योग होने लगा था, और फिर इसलिए गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इसे बना दिया गया था, जिसे बाद में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इसे लीगल बना दिया गया था। पहले इल्लीगल था। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में हमारा जब 18वीं शताब्दी के आज के जो विकासशील देश हैं यूरोपीय देशों को विनिर्मित तथा मूल्यवान वस्तुओं का निर्यात करते थे। 19वीं जो शताब्दी है उसमें व्यापार की दिशा में परिवर्तन आया था, जबकि जो यूरोप है उसमें औद्योगिक उत्पादों का विनिमय 3 दक्षिणी महाद्वीपों ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका के खाद्य तथा कच्चे माल से होने लगा था। इसके बाद करते हैं हम टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो 2 प्रकार का होता है, बायलैटरल ट्रेड एंड मल्टीलैटरल ट्रेड। जब जो दो देश होते हैं ना उनके बीच व्यापार किया जाता है, जैसे वस्तु और सेवाओं का सिर्फ 2 देशों के बीच आदान प्रदान किया जाता है, तो हम उसे बोल देंगे बायलैटरल ट्रेड। मल्टीलैटरल को बोलते हैं जब इस प्रकार के व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं का कई देशों के बीच विनिमय किया जाता है, उसको बोल देंगे हम मल्टीलैटरल ट्रेड। आप इसमें ये डायग्राम बना सकते हैं, दोनों को अच्छे से डिफाइन कर दीजिएगा नीचे। इसमें आप एक डायग्राम और बनाएंगे। इंटरनेशनल ट्रेड इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, अगर ये चीज़ इसे अवेलेबल होंगी तो इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, कहीं भी जाएं जो टैक्सेस लगते हैं दूसरी कंट्री में इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हैं हम कोई भी चीज़, अगर वो नहीं लगेगा, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन कर दिया जाए तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। आउटसोर्सिंग होना चाहिए, इंपोर्ट करने की सुविधा होनी चाहिए, कॉस्ट अच्छी लगनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इंश्योरेंस भी किया जाना चाहिए, एक्सचेंज रेट भी होना चाहिए, ओरिजिन कहाँ से होता है, लॉ जितने भी कानून है वो बनाए जाने चाहिए, प्राइसिंग एक फ़िक्स कर देनी चाहिए। ये डायग्राम हैं ये आप इसमें बनाएंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है और उसका पूरा डिफाइन करना, तो आप इसको जो मैंने आपको बताया पूरा एज इट इज़ लिख देंगे। जो डायग्राम्स मैंने बनाए हैं उसके जो पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को डिफाइन करते चलेंगे। इससे आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और लास्ट में कंक्लूज़न में आप वो 2-3 डेफिनेशन इंटरनेशनल ट्रेड की और ट्रेड की डाल दीजिएगा। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ you have any query, you can write in the comment section. And don't forget to like, share, comment and subscribe our YouTube channel.